ये एक्टिंग है। एक्टिंग इज व्हाट, मेरी निगाह में, इसके बाद अपन और बात करेंगे, मैं पहले एक सेंटेंस बोलता हूं। मेरी निगाह में जो एक्टिंग की सबसे पहली परिभाषा है वो है एक्टिंग इज नथिंग बट रिएक्टिंग। क्या बात, वाह। आप किसी भी चीज को रिएक्ट करते हैं, अपनी परिस्थिति को, अपने साथ हुई सिचुएशन को, अपने दिए हुए चरित्र को, अपने साथ वाले चरित्र को, अपने आसपास की बैठी हुई जमी हुई खामोशी को, एक पॉज को, एक दुर्घटना को, एक घटना को, अपने अंदर हो रहे विचारों को, इन सब को हम क्या करते हैं? हम रिएक्ट करते हैं, उनके प्रति अपना एक रिएक्शन जाहिर करते हैं, और वही एक्टिंग होती है। क्या बात। सबसे पहली जो इसकी परिभाषा है, एक्टिंग इज नथिंग बट रिएक्टिंग, एंड देन एक्टिंग इज डूइंग। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दैट इज एक्टिंग। एक्टिंग इज डूइंग। एक्टिंग इज जो नहीं है वो है, और अपने दर्शकों को भी ये जाहिर करना, ये साबित करना, ये कंफर्म करना कि यही है। जो नहीं है, जो नहीं है उस वक्त, या कभी हुआ नहीं, एक काल्पनिक चरित्र, एक काल्पनिक कहानी, उसको हम करते हैं, अपने दर्शकों के सामने करते हैं, और इतनी शिद्दत के साथ करते हैं, उस कहानी को इतनी शिद्दत के साथ सुनाते हैं कि उनको लगता है यही है। आप भी जानते हैं कि ये नहीं है, तो जो नहीं है वो है, और दर्शकों को भी ये समझाना कि ये है। उसको करने के लिए जितने प्रयास, जो चीजें आपको करनी होती है, वही एक्टिंग। ये तीन चीजें अगर हमारी समझ में आ जाए तो ये मूल है मेरे ख्याल से, जो एक्टिंग के आसपास की बात है। वाह। तो अब आपको अगर इस बारे में कुछ और बात करनी हो, या प्लीज पूछे, कोई सवाल पूछे, लेकिन क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा हाथ में। तो किशन, कुछ पूछना है तुम्हें? यस सर, यस सर। हाँ, नमस्ते सर, नयन सर, सबसे पहले आपको नमस्ते, प्रणाम। नमस्कार सर, आपके डॉक्टर सोलंकी का कैरेक्टर काफी लोकप्रिय है और हमें भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। सर, मेरा सवाल ये है कि सर, जब आपने स्टार्ट किया था उस कैरेक्टर से, डॉक्टर सोलंकी का, और जब तक आपने किया है, जब भी कर रहे हैं अभी भी, तो सर क्या आपने सर उसमें हर दिन आपको ऐसा लगता है कि आप उस कैरेक्टर के लिए कुछ नया कर रहे हैं, या फिर मतलब आपने उस कैरेक्टर में मतलब कुछ नया ऐसा देखा और वो फिर किया, तो कि आपको लगे कि नहीं, कल मैंने वो उसमें वे कर देता तो और ज्यादा बेटर हो जाता? देखो, आपके आखिरी वाले सवाल का, बात का मैं पहले जवाब देता हूं। अगर एक्टर को ये लगना बंद हो जाए कि ये जो मैंने किया था यही सब कुछ है, तो उस एक्टर की मृत्यु है। वाह। दिस इज द श्योर डेथ ऑफ एन एक्टर। अगर एक्टर ये सोच ले कि जो मैंने आज किया है वो बेहतर है, अब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये असीमित संभावनाओं का रूप है एक्टिंग। इसमें नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपको हर बार अपनी किए हुए में कुछ ना कुछ खामी नजर आनी चाहिए। आप में वो आई डेवलप हो जानी चाहिए कि आपको लगे कि शायद इससे बेहतर अगर मैं ऐसे करता तो होता। हो सकता है वो ना हो, लेकिन आपके दिमाग में जरूर आते रहना चाहिए कि इससे बेहतर हो सकता है, अगर मैं कोशिश करूंगा तो इससे बेहतर हो सकता है। जब आप ये सोच लेंगे कि बस हो गया, इसका मतलब आपका लर्निंग प्रोसेस बंद हो गया। मैं आज 67 इयर्स का हूं, मैंने 71 में एक्टिंग शुरू की थी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, इसमें कोई मोडेस्टी नहीं है, मैं आज भी सीख रहा हूं। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। अब मैं अपने आप से भी सीखता हूं। मैं खुद से, आप कैसे खुद से सीखते हैं? जब आप अपना किया हुआ काम देखते हैं और बहुत क्रिटिकल होकर के देखते हैं, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा जो क्रिटिक है वो खुद वो पर्टिकुलर इंसान है। बिल्कुल। अगर वो सही मायनों में अपनी काम को सही तरीके से तौले या तराशे, तो ये तो आपका आखिरी वाला सब। हाँ,
मैं जब डॉक्टर सालुखे का रोल कर रहा था, या लगातार 22 साल तक मैं डॉक्टर सालुखे का रोल करता रहा, कई बार ऐसा हुआ कि लगा कि अब स्टेगनेंसी आ गई है, अब रुकावट आ गई, अब मैं रुक गया हूं। तो मैं अपने डायरेक्टर्स के साथ बैठता था, अपने राइटर्स के साथ बैठता था, उनसे कि कुछ नया, इसमें कुछ नया आयाम जोड़ते हैं। क्योंकि जब पहले डॉक्टर सालुखे आया था तो सिर्फ अपने काम की बात करता था, अपनी बात बताता था और एनालिसिस करके चला जाता था। उसके बाद फिर हमारा आपस का एक रिलेशनशिप हमने डेवलप किया, एसीपी के साथ की नोक-झोंक हमने डेवलप की, अभिजीत के साथ की नोक-झोंक हमने डेवलप की, ताकि कैरेक्टर को नया रंग दिया जाए, लोगों को इसको और ज्यादा आकर्षित करने के लिए भी, और एक ड्रामा पैदा करने के लिए भी, और अपने सुख के लिए भी, कि कहीं आफ्टर ऑल हम सब इंसान है ना। साइंटिस्ट है, लैब में काम करता है, लाशों के साथ खेलता है, लाशों को काटता है, जहर जहर के बारे में जानकारी रखता है, लेकिन फिर भी इंसान तो है ना। उसको भी प्रेम, प्यार, घृणा, नफरत, यारी, दोस्ती, गाना बजाना, खाना पीना सभी तो अच्छा लगता होगा। उसको भी कोई बात बुरी भी लगती होगी, कोई बात अच्छी भी लगती होगी। तो जब एसीपी के साथ हमारा रिलेशन डेवलप हुआ तो हम दोनों इस लेवल के थे, बराबरी के, कि हम दोनों एक दूसरे की टांग खींचा करते थे और हमको मजा आता था। मैं अभिजीत से चिढ़ता था जब वो तारिका पर नजर गड़ाता था। तो इस तरीके से हमने कुछ कुछ इवॉल्व किया। वो इवॉल्व करते करते, और दूसरा, सीरियल में काम करने में एक बड़ा फायदा है, एक फायदा है इस तरीके से सीरियल में काम करने में, जो कि हर बार कहानी में होता है। एक रनिंग डेली सोप करने में वो फायदा नहीं है। हम हम भाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसा शो मिला जो बराबर 22 साल चलता रहा, लेकिन उसकी हर कहानी नई होती थी। जब एपिसोड नया होता था तो कहानी अलग होती थी, कहानी के जो कुछ किरदार थे वो अलग होते थे, तो हमको एक नया सेटअप मिलता था, हमको एक नई जानकारी के साथ काम करना होता था, तो वो हमेशा एक रिफ्रेशिंग होता था। आप समझ रहे मेरी बात? एक नानी, चाची, जी 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 सास, सर, बुआ, बिल्कुल। बहू, नानी, चाची, सास, बुआ, बहू, बेटी, इसका एक सेटअप है। एक हवेली है, उसमें वो अपना, वो किचन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो आंखें तरी रही है, वो आंखें बचा रहा है, वो ये बस वो हो गया। हमारे यहाँ क्या था, एकदम नई लोकेशन पे जाते थे। कभी बाजार में लाश पड़ी हुई है, वहां देख रहे हैं, कभी समुद्र में लाश पड़ी हुई है, वहां देख रहे हैं, कभी पहाड़ों में लाश पड़ी हुई है, वहां देख रहे हैं, कभी किसी को जहर से मारा गया है, कभी किसी को चाकू घोंपा गया है, कभी किसी को। तो ये क्या होता था, हमेशा रिफ्रेशिंग होता था। तो जैसे जैसे कहानी बदलती जाती थी तो हमको भी रिफ्रेशिंग होता था, इसलिए बोर्डम नहीं हुई। 22 साल एक ही चरित्र को करना अपने आप में बहुत दुष्कर कार्य है, बड़ा मुश्किल काम जी है सर, बिल्कुल यार। बिल्कुल। वही वही वो मुझे कई बार फिर भी लगता था, और इसीलिए हमने नए नए तरीके खोजना शुरू किए कि चलो आपस की तनातनी, आपस का छेड़छाड़, आपस का, ये तो एक रिलैक्सेशन मिलता है, ऑडियंस को भी एक रिलैक्सेशन मिलता है। सालुके के भी और एसीपी के भी और अभिजीत के भी और दया के भी अलग एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये जर्नी थी। और मेरे आपको ख्याल बता, से मैंने आपके हाँ सवाल का तो हाँ सर जी जी जवाब दे सर, दिया। बहुत और आपको एक बात बता दूं किशन, मैं जी। सीआईडी में डायरेक्शन में था। हाँ, ओ माय गॉड सर। ये मेरे डायरेक्टर थे। तो अरे तो हाँ, तो यार ये मेरा नरेंद्र भी, भाई सर, ये हाँ, मेरा सौभाग्य है भाई कि मैं ऐसे लोगों के बीच अनिल में कुछ रहा कह हूँ। रहे, अनिल कुछ हाँ कहना नहीं, चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि मैं नरेंद्र भाई ने अपनी पूरी जर्नी बताई और उसमें हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई एक्टिंग को लेकर, इसमें रोल ऑफ हाँ, साइलेंस, बिलीवेबिलिटी, ये भी। तो करेक्ट। मुझे लगा था कि यार बच्चे कुछ ऐसा सवाल करें, ये तो आ ही जाएंगे इस पर। अच्छा भाई, तो अनिल भाई हाँ वो, हाँ, हम लोग वापस अनिल, जुड़ रहे हैं, एक मिनट, हाँ हाँ, गुप्ता जी वापस जुड़ रहे हैं, ये बंद हो रहा है, वापस जुड़ रहे हैं, ठीक है। ओके अच्छा, ओके 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 ओके। ओके हाँ ओके ओके। ओके ओके सर, ओके ओके। किस तरह आपने बाउंस बैक किया कि नहीं यार, ये करूंगा तो मैं यही करूंगा वरना कुछ नहीं करूंगा, ये जानना चाहता हूँ। देखो क्या है, हम सब इंसान हैं, भावनाओं के वशीभूत हैं, और हम क्योंकि एक्सप्रेशन की फील्ड में है तो हम और भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हमारी भावनाएं ज्यादा प्रबल होती हैं, क्योंकि हम में वो ताकत होती है कि हम अपनी भावनाओं को और दूसरों की भावनाओं को सुन करके, समझ करके रिएक्ट करते हैं। इसलिए हताशा मानव स्वभाव है। आप अपने लिए गोल सेट करते हैं,
या अपनी एक इच्छा को अपने सामने रखते हैं, और जब उस इच्छा को, उस गोल को पूरा करने में कई बार अड़चने आती हैं जो कि स्वाभाविक है, तो आपको कई बार हताशा होती है। चलते चलते इंसान थकता है, एक लंबा सफर है, और जब इंसान थकता है तो उसको थकान महसूस होती है, वो थक के बैठता है। उस हताशा में मैं भी कई बार थक के बैठा हूं, मुझे कई बार हताशा हुई। कई बार हताशा ऐसे हुई है कि मैं जयपुर में थिएटर करता था, उसके बाद मैं दिल्ली आया, दिल्ली में रेपर्टरी में थिएटर किया, वहां पर भी थिएटर करता रहा, लेकिन मुझे अपने शहर की याद आती रही, मुझे जयपुर की याद आती रही। मुझे लगा मेरे को जयपुर में जाके वापस थिएटर करना चाहिए। मैं फिर राजस्थान में एक फोक फॉर्म पर रिसर्च करने के लिए चला गया। सब कुछ दिल्ली से छोड़ छाड़, और फिर जयपुर आ गया। जयपुर आ गया तो मुझे लगा कि ये स्टैग्नेंसी आ गई है मेरे, ये इसको आप अदरवाइज ना ले, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं बचा है, मुझे कोई चैलेंजिंग डायरेक्टर नहीं मिल रहा है जो मुझे चैलेंज करे। सब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जो मुझे एक्सेप्ट ना करके अपनी बात कहे कि नहीं, ये जो तुम कर रहे हो गलत है, इसको इस तरीके से करो। अधिकतर क्या होता है, जब एक एक्टर अपने काम में काफी दिन लगा देता है, या कह दीजिए एक्सपीरियंस हो जाता है, तो लोग उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ ठीक है, नरेंद्र गुप्ता कर रहा है, हाँ सही है, लेकिन ये भी एक बड़ी खराब स्थिति है, आपको कोई चैलेंज नहीं मिल रहा है। तो मुझे अच्छा, और दूसरी बात, मैंने अपना परिवार का सब कुछ, बिजनेस सब छोड़ छाड़ दिया, तो खाने के लिए, सरवाइव करने के लिए तो कुछ चाहिए। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हिंदी थिएटर हमें वो सब कुछ नहीं देता था। आज तो फिर भी बहुत अच्छी स्थिति है, जब हम किया करते थे तो हिंदी थिएटर में वो सब कुछ नहीं था कि जिससे आप सरवाइव कर सके। और मेरे लगभग 90% दोस्त दिल्ली के और जयपुर के और बाकी और जगह के बंबई आ चुके थे, और अपने आप को स्थापित करना उन्होंने शुरू कर दिया था, और वो सब कह रहे थे कि नाउ यू विल हैव टू कम टू बॉम्बे। अपने आप को विस्तार देने के लिए, अपने आप को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए अब तुम्हें बंबई आना पड़ेगा। तो मुझे अपने थिएटर से हताशा हुई। मैं बंबई आया तब भी मैं थिएटर करना शुरू किया, करता रहा। फिर अपने काम की तलाश की वजह से मुझे थिएटर रोकना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ना पड़ा, मैंने थिएटर कभी छोड़ा नहीं, रोकना पड़ा। वो रोकना पड़ा तो भी मुझे हताशा हुई। लेकिन आपने जो पूछा है कि आपने कैसे आगे बढ़ाया, आपके अंदर एक जुनून, एक पागलपन, एक पैशन होना चाहिए अपने काम के प्रति। और अगर वो जुनून, वो पागलपन, वो जोश आपके अंदर है, तो आप थक करके बैठेंगे जरूर, लेकिन पलट के वापस नहीं जाएंगे। एक लंबे सफर का राही थकता है, थक करके बैठता है, बैठ करके थोड़ी देर सुस्ताता है, और फिर नई सांस भर के अपने सफर की तैयारी करके आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यही सबके साथ होना चाहिए, यही मेरे साथ भी हो। सर तभी कुछ इंस्पिरेशन तो रही होगी सर, कोई एक छोटी सी इंस्पिरेशन जिसने आपको बनाए रखा, सर वो क्या थी, अगर आप बता सके। इंस्पिरेशन मैं नहीं कहूंगा, मेरा अपना पैशन। मैं इतना इंस्पायर कभी किसी से हुआ नहीं कि मुझे लगा कि मेरे को यही बनना है, क्योंकि मुझे कुछ बनना नहीं था, मुझे नरेंद्र गुप्ता ही रहना था। तो वो इंस्पिरेशन नहीं थी, इंस्पिरेशन सिर्फ यही थी, हाँ इंस्पिरेशन थी, सॉरी, इंस्पिरेशन ये थी कि और लोग जब इतना शिद्दत के साथ काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझ में क्या कमी है। मुझ में वो अथाह विश्वास था कि मुझे लगा कि जब ये कर सकते हैं, जब नसीर साहब कर सकते हैं, जब पंकज कपूर कर सकते हैं, जब ओमपुरी साहब कर सकते हैं, जब और लोग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। शर्त सिर्फ ये है कि मुझे भी चलते रहना पड़ेगा। अगर मैं थक के रुक गया, बैठ गया, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है मैं वहां तक नहीं पहुंचू जहां तक वो लोग पहुंचे, लेकिन यात्रा जारी रखना अपने आप में एक सफलता की निशानी है। अचीव कुछ नहीं होता है, क्योंकि अचीव आप क्या करेंगे उसकी कोई लिमिट ही नहीं है।
अचीव सिर्फ इतना करना चाहिए कि यात्रा अपने आप में एक सफलता की निशानी है। जो मेरा जो मेरा शौक, उसी को मैंने अपनी जिंदगी में, उसी से मैंने खाया, कमाया, जोड़ा, ताकि अपने बुढ़ापे में खा सकूं। इस कोरोना काल में घर में बैठ करके अपनी रोजी रोटी अपनी कमाई हुई खा रहा हूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, वाकई में बहुत सही सौभाग्यशाली। बात है, बिल्कुल सर। आज की तारीख में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है कि शाम की रोटी कहाँ से खाएं। बिल्कुल सर। मैं उन सौभाग्यशाली इंसान में से हूं कि जिसने सिर्फ एक्टिंग ही की और एक्टिंग के जरिए अपने आप को इस लायक बनाया कि मैं उस सफर को जारी रख सका। मैं फिर कहता हूं, आप लोगों से भी कहता हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सफलता क्या है इसके मायने समझें। सफलता मेरी निगाह में वो है कि आप अपनी यात्रा को जारी रखें, क्या बात। थक के बैठ करके वापस खड़े हो जाएं, लेकिन पलट के वापस न जाएं। अपने अपनी अपनी यात्रा को जारी रखें, अपनी यात्रा को बीच में खत्म न करें। बस यही इंस्पिरेशन था। क्या बात है। आज का दिन कमाल, आज का दिन सॉलिड निकलेगा भाई। आज मैं गुप्ता जी 4 पैक ज्यादा मारूंगा। अरे बाप भैया, तेरे पास तो रखी है ना। नहीं, अब तो मैं भी ले आया। अच्छा, ले आए आप भी। अच्छा, बबीता जी, आप कुछ पूछे? गुप्ता जी, बबीता जी हमारे बीच में है। मतलब इनकी एज बता दूं, इनका बड़े बच्चे हैं और एक पैशन एज से लेके। कुछ नहीं होता यार, मैं वही बोला हूं, मेरी एज नहीं, अरे सर, मेरा कहने का मतलब है कि आज भी उनका ये जज्बा और ये पैशन की, हाँ, ये मैं उस बात को आ रहा था। बड़ी बात है। और हाँ, और इन्होंने कमाल का, मतलब ये 15 दिन की जर्नी में हमें जो हम समझा सके, क्योंकि 15 दिन में कोई एक्टिंग, आप अब कोई कहे कि एक्टिंग सिखा दो या ये तो सब हमसे होगा नहीं। हम तो ये बता सकते हैं कि अब भाई तू अपने आप को जान ले, यही बहुत बड़ी बात है। अपने आप को जानना ही सबसे पहली शर्त है एक्टर के लिए। बस तो वो हमने शुरू किया और उसमें बबीता जी हमारे साथ है। पिछली आपकी क्लास में वीरू ने बात कही थी कि अपने आप से सवाल पूछिए कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं, अपने आप को जानिए। वही सबसे बड़ी बात है। बड़ी बात है। मैं वीरू की उस बात से 100% सहमत हूँ। क्या बात। तो बबीता जी कुछ पूछना चाह रही हैं आप? सर है इस वक्त, आप बात कर सकती हैं। नहीं, वो तो मतलब इतनी खुश है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही। बताइए। सर, मैं ये पूछना चाहता था कि एक आर्टिस्ट अपने आप को एक्टिंग के द्वारा कितना एक्सप्रेस कर सकता है और एक आर्टिस्ट के लिए प्रेजेंटेबल होना कितना जरूरी है। मैं सुंदर नहीं कह रहा सर, सब प्रेजेंटेबल होना। देखो, दो बातें हैं। सबसे पहली बात आपकी कि एक आर्टिस्ट अपने आप को कितना ज्यादा एक्सप्रेस कर सकता है, राइट। एक आर्टिस्ट अपने आप को उतना ज्यादा एक्सप्रेस कर सकता है जितना ज्यादा वो सोच सकता है, जितना ज्यादा वो महसूस कर सकता है, जितना ज्यादा वो एहसास कर सकता है, और जितना ज्यादा वो अपने आप को ट्यून्ड रख सकता है। ट्यून्ड मतलब समझ रहे हो? एक आर्टिस्ट अपने आप को ट्यून्ड रखता है। ट्यून्ड कैसे? उसका एहसास, उसकी समझ, उसका पढ़ा लिखा होना। पढ़ा लिखा मतलब किताबें पढ़ के बीए पास करना नहीं। पढ़ा लिखा मतलब अपने आसपास की चीजों को पढ़ना। कैसे पढ़ना? उनको देखना और अपने अंदर जज्ब करना। कितना ऑब्जर्व कर सकता है, वो कितना महसूस कर सकता है, उतना ही ज्यादा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर आप अपने अंदर से खाली हैं, आपके भीतर कुछ नहीं है, तो आप एक्सप्रेस क्या करेंगे? आप एक्सप्रेस कहां से करते हैं? एक एक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है? आपकी थैली में 500 रुपया है तो आप 501 रुपया खर्च नहीं कर सकते। मैक्सिमम 500 ही रुपया खर्च करेंगे। आपकी थैली में अगर एक आना है तो एक आना खर्च करेंगे। तो ये जो हमारा ये दिमाग है ना, ये जो हमारे महसूस करने की ताकत है ना, ये एक बक्सा है, ये एक थैली है, जिसमें आप जितना ज्यादा डालेंगे उतना ही ज्यादा, बल्कि इसमें क्योंकि एक्सप्रेशन का माध्यम है, उससे कहीं ज्यादा फिर निकल के बाहर आएगा। इसमें अगर आप 100 रुपए का एक्सपीरियंस डालेंगे तो 200 रुपए का एक्सपीरियंस आप निकाल के दिखा सकते हैं, लेकिन आपका उसमें उस थैली में डालना जरूरी है। इसलिए आप अपने अंदर कितना समाते हैं, उससे उतना ही आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या बात।
दूसरी बात आपकी प्रेजेंटेबल कैसा होना चाहिए। एक एक्टर को प्रेजेंटेबल होने का कोई मतलब नहीं है। हम फिल्म की बात कर ले तो अलग बात है कि जिसमें सिक्स पैक हो, खूबसूरत सा चेहरा हो, ये उसमें भी दरअसल वो लोग वहां मात खा जाते हैं जहां पर ना कुछ दिखने वाला व्यक्ति, साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जब अपने कमाल के शानदार अभिनय से सब पर छाप छोड़ देता है। आप पंकज कपूर को क्या खूबसूरत कहेंगे? आप ओमपुरी को क्या खूबसूरत कहेंगे? आप नसीर साहब जब आए थे, आज के नसीर साहब तो फिर भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं क्योंकि बहुत सारा सब कुछ मिल गया है। क्योंकि जब आदमी को बहुत सारा सब कुछ मिल जाता है, बहुत सारी चीजें मिल जाती है, एक्वायर कर लेता है, जब वो आरामदायक स्थिति, बड़ी लंबी सी गाड़ी, बड़ा सा घर, बड़े से पैसे, तो उसमें अपने आप चेहरे पे एक चमक आ जाती है, शाश्वत सत्य है। लेकिन शुरू के नसीरुद्दीन शाह, शुरू के ओमपुरी, शुरू के पंकज कपूर, शुरू का इरफान खान, आज का नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सारे के सारे कहां से सो कॉल्ड तरीके से प्रेजेंटेबल है, मुझे बताइए। लेकिन आर्टिस्ट प्रेजेंटेबल कब होता है? जब वो अपना चरित्र करता है। मैं तुम्हें थोड़ी देख रहा हूं, मैं तो तुम्हारा चरित्र देख रहा हूं। वो कैरेक्टर आप जब कर रहे होते हैं तो मेरे लिए आप खुद गौण हैं, मेरे लिए वो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, और उस कैरेक्टर को आपने जी लिया सही मानों में तो आप प्रेजेंटेबल हैं। आप में अगर वो गुण है, वो क्षमता है एज एन एक्टर, तो प्रेजेंटेबिलिटी सिक्स पैक होना और खूबसूरत होना और बढ़िया से बाल बने होना और काली सी दाढ़ी होना और एक बढ़िया सी सोने की अंगूठी पहनना और बड़ी सी गाड़ी में से उतरना और करते वक्त जीरो हो जाना, वो बेकार। इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ, सिर्फ टैलेंट पूछा जाता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सिर्फ टैलेंट, सारा गेम टैलेंट का है। बस इन्होंने मेरी इतनी बड़ी बात को सिर्फ एक लफ्ज में कह दिया। सर आपसे सीखा है गुप्ता जी। नहीं, मैं इस बात को इसलिए थोड़ा विस्तार से समझा रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ सके कि बात हकीकत क्या है। तो मुझे लगता है आपने जो सवाल पूछा था, आपको उसका जवाब शायद मैं दे पाया। जी सर। हाँ, इसरार भाई पूछेंगे, ये डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं इसरार जी। अच्छा, नमस्कार साहब। आपके आयुर्वेद की तो आजकल बहुत जरूरत है सबको। नमस्ते। नमस्कार। सर मेरा आपसे ये सवाल है। हाँ जी। कि जब आप थिएटर करते थे तब तो सर टेलीविजन नहीं था। उस दिन वीरू सर ने भी यही कहा कि जब हम थिएटर करते थे तब टेलीविजन नहीं था। बट सर आज टेलीविजन है, तो सर एक्टर के लिए थिएटर कितना नेसेसरी है? सर मैं आपकी एक बात को और आगे बढ़ाता हूँ। एक्टर के लिए नहीं, इंसान के लिए थिएटर बहुत जरूरी है। क्या बात। आपको जिंदगी को समझना है, जिंदगी को जानना है, तो थोड़ा सा थिएटर तो जरूर कर लीजिए। आप में एक अजब किस्म का कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आप खुद सोचिए, आप 1000, 500, 200, 50 आदमियों के बीच में जब कुछ कर रहे होते हैं, उसका जुनून कुछ अलग होता है। आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं 50 आदमियों को होल्ड कर सकता हूं। तो अगर जीवन में एक साधारण व्यक्ति को भी ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं जिस व्यक्ति से बात करने जा रहा हूं बहुत बड़ा ऑफिसर है और जाकर के मेरे पैर कांप जाएंगे, वो थिएटर करने वाले के नहीं होता है, क्योंकि उसने देखे होते हैं ऐसे बहुत सारे ऑफिसर उसकी दर्शक दीर्घा में बैठे होते हैं। तो इसलिए मेरा मानना तो ऐसा है कि हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत थिएटर तो जिंदगी को जीने और समझने के लिए जरूरी है ही है, और एक्टर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक्टर को अपने आप को वापस से री इन्वेंट, अब जैसे आज हम ये कहते हैं कि हमने जब थिएटर शुरू किया था, टेलीविजन नहीं था, फिर दूरदर्शन था और चैनल्स बाद में आए। आज की तारीख में एक एक्टर भाग्यशाली है, इसलिए भाग्यशाली कि उसे एक साथ कई मीडिया मिलते हैं। उन सारे मीडिया में वो एक्सप्लोर कर सकता है, और अगर उसमें टैलेंट है तो उसे रोटी खाने की भी चिंता नहीं होगी। मलाई शायद देर में मिले, मक्खन शायद देर में मिले और ना भी मिले, लेकिन रोटी खाने की चिंता नहीं होगी। तो इसलिए वो भाग्यशाली है। और थिएटर अगर आपने किया है तो आपको सिनेमा और टेलीविजन में
अडेप्टेबिलिटी में इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि थिएटर आपको, क्योंकि जब आप खास तौर पे टेलीविजन जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आपके प्रोड्यूसर और आपके डायरेक्टर के पास टाइम नहीं होता। ये दर्पण साहब जब डायरेक्ट कर रहे थे तो कहते थे सर शाम तक 5 सीन करने हैं सर, है ना, क्योंकि वो बेचारों के पास कंस्ट्रेंट था। आज की तारीख में टेलीविजन इतना भूखा पेट है कि हर रोज एक एपिसोड उसके पेट में चला जाता है और वो बेचारे लगातार शूट करते, तो उसके पास आपके लिए टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपने थिएटर किया हुआ है तो आपको ये लाभ मिलता है कि तुरंत आप स्क्रिप्ट देख करके आपका दिमाग चलने लगता है, थिएटर के एक्टर का दिमाग चलने लगता है, उसको उस कैरेक्टर के बारे में पता लगने लगता है आपको, क्योंकि आपका इनबिल्ट एक प्लेटफॉर्म है, आपको इनबिल्ट एक समझ है, और वो समझ आपको टेलीविजन और सिनेमा को करते वक्त अडेप्टेबिलिटी में मदद करती है, इसलिए जरूरी है थिएटर। चिंता मत करो, सबको थिएटर कराऊंगा मुंबई में सब। तो आई होप कि आज का जो मैं इसे बोलूंगा मास्टर क्लास, जैसे मास्टर क्लास ही कहेंगे, क्योंकि आज मास्टर बैठे हैं हमारे बीच में और इन्होंने जो बातें बोली हैं, आई एम श्योर कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इनकी बातों को, आप समझेंगे इनकी बातों को, तो डेफिनेटली एक्टिंग छोड़ो, आपके जीवन में भी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी।